वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा के बारे में। भारत का आन बान और शान के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि भारतीय जो झंडा है किस तरीके से अपनाया गया है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका रूल क्या है, किस तरीके से हम भारतीय झंडा को अपनाते हैं और किस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है और इसका क्या रूल है, इसका उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकता है, इसकी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से अपनाया गया है। तो सबसे पहले भारतीय झंडे को अपनाया गया है तो इसका जो अभिकल्पना यानी भारतीय ध्वज का अभिकल्पना यानी कि इसके बारे में सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दिया गया था। ये एक क्या था? कृषक वैज्ञानिक थे जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ये एक महान राष्ट्रभक्त कह सकते हैं। ये एक ऐसे नेता थे यानी राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने भारतीय ध्वज को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं ना। इन्होंने अपने आप को वैज्ञानिक के पोस्ट से हटने के बाद उन्होंने 1916 से 1921 तक तिरंगों पर अध्ययन किया, विभिन्न देशों के दौरा किया और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे देशों के ध्वज पर अपने विचार को रखा और 1921 में उन्होंने विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यानी लाल और हरा झंडा का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बना और उसके अगले यानी कि 2 साल बाद यानी कि 1923 में वेंकैया ने यानी काकीनाडा में अधिवेशन किया। काकीनाडा में जब अधिवेशन किया गया तो उसके साथ और भी नेता थे। उसमें इन्होंने एक ऐसा झंडा दिया जिसमें 3 रंग था। उसमें केसरिया था, सफ़ेद था और ग्रीन था। इस झंडे को जब महात्मा गांधी को दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया तो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और इस झंडे की स्वीकृति दे दिए थे और इसी अधिवेशन में इसे स्वीकृति दिया गया। लेकिन 1931 के कराची अधिवेशन में इसके बाद एक अधिवेशन और बुलाया गया था। 1931 में बनाया गया था, कराची में बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनाया गया था। इसी में 3 रंगों को कंफर्म कर दिया गया और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था तब यही 3 रंग के झंडे यानी कि केसरिया रंग के झंडे, सफ़ेद और इसके साथ साथ एक जो नीचे में झंडे होते हैं वो ग्रीन कलर के जो झंडे होते हैं, यही तीनों रंग के झंडे उनके अधिवेशन में लगना स्टार्ट हो गया था। और आगे चलते हैं, जब इसके बाद यही सिलसिला चलता रहा, जितने भी अधिवेशन हुए अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए उन सभी में यही झंडा लगा। और इसी के साथ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा जब संविधान निर्माण होने लगा तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम पारित करने से पहले इसमें अशोक चक्र नहीं था। अशोक चक्र के जगह पे महात्मा गांधी का चरखा रहता था। लेकिन इसे भीमराव अंबेडकर ने, इसमें जो संविधान सभा के जो एक सदस्य थे और संविधान बनाने के प्रमुख नेता थे जिसके हाथ में संविधान बनाने का पूरा जिम्मा था, उन्होंने क्या किया कि एक अशोक चक्र लाया जो अशोक के द्वारा प्रगति का प्रतीक माना जाता था। प्रगति का प्रतीक माना जाता था अशोक के द्वारा। उसी अशोक चक्र को लाया जिससे महात्मा गांधी क्या किए, नाराज भी थे। लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे नहीं। लेकिन वहां से जब अशोक चक्र लाया गया तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर साहब ने उसे पारित कराया और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत का प्रथम ध्वज के रूप में इसे फहराया गया था। कब फहराया गया था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत यानी जब पाकिस्तान अलग हुए थे तब 1947 में 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? आज़ाद भारत का झंडा। यानी क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया किस प्रकार, यानी सबसे तिरंगे में जिसका योगदान दिया जाता है वो किसका योगदान रहता है? पिंगली वेंकैया का रहता है। पिंगली वेंकैया का योगदान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिकल्पना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अभिकल्पना किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होता है? पिंगली वेंकैया ने किया था। ये कौन थे? तो एक आंध्र प्रदेश के क्या थे? कृषक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर यानी कि अपने कार्यों को त्याग करके उन्होंने 1916 से
21 तक विभिन्न देशों का दौरा किया और तिरंगे के स्ट्रक्चर पे बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने 1923 के अधिवेशन किया, 1931 के अधिवेशन में भाग लिया और 1921 के अधिवेशन में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप इस तरीके के झंडे बनाए जा गए। अब कहा किया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं। तो तिरंगा का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 समान चौथाई वाले क्षैतिज पट्टी होता है, 3 समान चौथाई वाले, क्या कहता है, 3 समान चौड़ाई वाले क्षैतिज पट्टी होता है। क्या होता है झंडा? क्या एक 3 समान चौथाई वाला एक पट्टी होता है, 3 पट्टी होता है, जिसमें तीनों पट्टी की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसमें क्या होता है? केसरिया। केसरिया क्या कहता है? किसका प्रतीक है? तो केसरिया रंग जो दिया गया है ताकत का प्रतीक होता है और साहस का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? ताकत और साहस का प्रतीक होता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ताकत और साहस का प्रतीक होता है। जबकि सफेद रंग, जो सफेद रंग दिया गया, हर एक रंग की अलग अलग खूबी दिया गया है। सफेद रंग क्या है? सत्य की प्रतीक होता है, सत्य और शांति का प्रतीक होता है। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सफेद और शांति का प्रतीक होता है। जबकि हरा रंग क्या होता है? हरियाली का प्रतीक होता है, यानी विकास का प्रतीक होता है, यानी देश की उर्वरकता की प्रतीक होता है। और यहाँ तक कि किसान के मेहनत का प्रतीक होता है, उसके जो पसीना बंजर भूमि पर गिरते हैं और उससे हरियाली जो आता है उसका प्रतीक होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो हरियाली का प्रतीक होता है, जो कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, जो देश विकास हो रहा है उसके तरफ हरियाली का प्रतीक दिखाता है। जबकि अशोक चक्र रहता है, एक अशोक चक्र रहता है, इसकी किसी भी प्रकार से कि इसका जो है साइज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन इसका व्यास बताया गया है कि उतना होता है जितना सफ़ेद रंग की चौड़ाई होता है। क्या होता है? अशोक, यानी किसका प्रतीक होता है? अशोक चक्र जो होता है एक अशोक चक्र होता है, 3 पट्टी होता है, 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां होती है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? अशोक चक्र होता है। किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। और अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो प्रगति का प्रतीक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अशोक, सम्राट अशोक जिस तरीके से अखंड भारत का निर्माण किए हैं, यानी कि प्रगति किए हैं, हर एक जितने भी राजाएं थे उसे जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण करने का संकल्प लिए थे, उसी प्रकार प्रगति, यानी कि और स्वतंत्र भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत भी बहुत सारे टुकड़ों में, यानी कि बहुत सारे रियासतों में बटे हुए थे, लगभग 543 रियासत में बटे हुए थे, जिसे एकीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार पटेल, यानी लौह पुरुष, जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, सरदार पटेल को जानता है। उसी प्रकार अशोक चक्र है, यानी प्रगति का प्रतीक होता है। भारत किस प्रगति से जा रहा है, किस प्रकार एकीकृत है। जैसे पाकिस्तान बनाया है तो उसे हम लोग क्या कहते थे? बांग्लादेश को तोड़ के बनाया है, लेकिन हिंदुस्तान क्या है? एक प्रगति, यानी कि श्रेष्ठ भारत, एक भारत, यानी अशोक चक्र बनाता है। ये क्या बनाता है? प्रगति का प्रतीक होता है। और नीले रंग का होता है, उसमें कितना होता है? 24 तिल्लियां होती है। 24 तिल्लियां क्या दर्शाता है? तो 24 तिल्लियां ये दर्शाता है कि एक दिन में जिस तरीके से 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार इसमें अशोक चक्र में जो होते हैं 24 तिल्लियां होता है, उसी चीज़ को दर्शाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो अब कहा जाता है कि इसका साइज क्या होना चाहिए। तो इसका साइज पे हम लोग देख लेते हैं, तो रेशियो कहता है, क्या कहता है? तो 3:2 होना चाहिए। रेशियो का मतलब क्या होता है? 3:2 होना चाहिए, यानी कि लंबाई कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और चौड़ाई कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। अगर हम लोग इसकी लंबाई अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें अगर मान लेते हैं कि ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इसमें 2 गुना करते हैं तो 2 इसमें भी गुना करना पड़ता है। इसमें कितना है? मान लेते हैं कि ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते 4 तिया 12 हो जाएगा, लंबाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि साइज में क्या होता है? रेशियो के अनुसार चलता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो हमेशा 3:2 के अनुपात में ही रहना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? 2002 में इंडियन फ्लैग कोड यानी संशोधन किया गया था, और इसमें कपड़े के बारे में बताया जाता है कि सूती, सिल्क या खादी होना चाहिए, जो हाथ से बुना हुआ होता है, कटा हुआ होता है। इसे एक विशेष प्रकार के विधि द्वारा तैयार किया जाता है, और सिर्फ इसी कपड़े होना चाहिए, सूती, सिल्क या खादी के होना चाहिए। आज जो हम लोग प्लास्टिक का जो तिरंगा फ्लैग जलाते हैं, ये इलीगल है। इसके खिलाफ अगर सख्ती दिखलाया जाता है, तो इसे कम से कम मिनिमम 3 साल की सज़ा हो सकता है। इसीलिए इसके लिए रूल बनाया गया है, यानी भारतीय ध्वज संहिता बनाया है। ये क्या है?
ध्वज यानी क्या कहते हैं हम लोग, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे एकीकृत करने के लिए, उसे श्रेष्ठ प्रदान करने के लिए, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक कानून बनाया गया है। क्या बनाया गया? भारतीय ध्वज संहिता बनाया गया है। इसलिए बनाया गया क्योंकि तिरंगे का किस तरीके से आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उसी लिए बनाया गया है ना। तो सत्कार होना चाहिए, किस तरीके से उसे हम लोगों को अपने अनुसार रखना है, उसे हमें किस तरीके से इज्जत प्रदान करना है, उसे किस तरीके से श्रेष्ठ प्रदान करना है, उसके लिए कुछ कानून बनाया गया है। यानी कि 2002 में लागू किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? 2002 में लागू किया गया था। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 2002 से पहले किसी भी नागरिक को पर डे यानी किसी भी दिन झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ा यही कानून था कि 2002 से पहले क्या कानून था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन झंडा उत्तोलन नहीं कर सकता है। इसका कारण यही एक मुख्य कारण था। लेकिन 2002 के बाद भारतीय ध्वज संहिता यानी कि भारतीय ध्वज संहिता को लागू किया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन झंडा उत्तोलन कर सकता था। पहले जो 2002 से पहले क्या करता था, तो 26 जनवरी को किया जाता था, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को किया जाता था, यानी कि रिपब्लिक डे को किया जाता था और इंडिपेंडेंस डे को किया जाता था। क्या किया जाता? सिर्फ झंडा तोलन किया जाता था। और किसी महान व्यक्ति के जन्मदिन यानी जैसे गांधी जी के जन्मदिन पे झंडा तोलन कोई भी व्यक्ति कर सकता था। लेकिन इससे पहले अन्य दिन झंडा तोलन नहीं कर सकता था। एक कानून था। लेकिन 2002 में एक संशोधन किया गया, एक विधेयक पारित किया गया था ना, अमेंडमेंट बिल लाया गया था कि कहाँ किया गया था? संशोधन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया था, जिसके जरिए PIL के जरिए इसका फैसला हुआ था कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। और इसे फिर संविधान सभा के द्वारा, हमारे जो संविधान लोकसभा राज्यसभा से एक बिल पारित किया गया था 2002 में। और इसमें बहुत सारे कानून भी बताया गया। क्या बताया गया? तो झंडे को पानी में नहीं डुबोया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आप एक बार जब झंडा गंदा हो जाता है, फट जाता है, तो आप उसे सी नहीं सकते हैं। या गंदा हो जाता तो उसे आप धो नहीं सकते हैं। उसे आपको क्या करना होगा? किसी एकांत जगह पे जाना होगा और उसे नष्ट कर देना है। नष्ट करने का मतलब यह हुआ कि आपको उसे में पत्थर बांध के या तो गंगा में फेंक दीजिए या ऐसे शुद्ध जल में फेंक दीजिए। बढ़िया से अदब से करना होगा। या आप उसे क्या करना है? मिट्टी खोद कर उसे दफना सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को झंडे को बचाना है। तिरंगा को झुकना क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है तिरंगा को झुकाया नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति, चाहे वो क्यों नहीं देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल हो, किसी भी व्यक्ति के सामने तिरंगे को झुकाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे राष्ट्रीय शोक, यानी कि अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री के देहांत होता है तो उस आवास, पूरे देश की झंडा नहीं, सिर्फ उस आवास के झंडे को झुकाया जाता है। और जिसके बाद तुरंत जितने दिन के शोक घोषित किया जाता है उतने ही दिन तक सिर्फ और सिर्फ झंडे को उसी तरीके से झुकाया जाता है। लेकिन फिर उसे दिन पूरा हो जाने पर, यानी कि 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, 3 दिन के लिए कर दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ उसी जिस आवास में वो रहते थे उसी का तिरंगे को झुकाया जाता है। पूरे देश के तिरंगे को नहीं झुकाया जाता है। तिरंगे को नहीं झुका सकते हैं। अब कहा जाता है क्या हम पोशाक पहन सकते हैं? तो बना के इसे वर्जित किया गया है। इसमें क्या किया जाता है? पोशाक यानी फॉर्मल ड्रेस आप नहीं बना सकते हैं। क्या कहा जाता है? वस्त्र नहीं बना सकते। मूर्ति यानी मूर्ति को आप तिरंगे से नहीं ढक सकते हैं। रुमाल नहीं बना सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या कहा जाता है? मृत व्यक्ति को ढका नहीं जा सकता है। क्या किया नहीं जा सकता है? तो मृत व्यक्ति को तिरंगे से ढका नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नेता और हमारे जो जवान शहीद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ये नियम वही जो है वो अपवाद में रखा जाता है। क्योंकि हमारे देश के जवान जो होते हैं अपनी जान की बाजी उसी तिरंगे के लिए ही लगाते हैं और अपने देश के लिए लगाते हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति जो कि शहीद होते हैं उसी को उस तिरंगे के ऊपर रखा जाता है। उसमें भी कुछ कानून है, कुछ तरीके हैं। यानी कि जो फर्श होते हैं, सीने की तरफ क्या होता है? केसरिया रंग को किया जाता है। और पाँव की तरफ क्या होता है? ग्रीन रंग, यानी कि हरियाली को रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सीने की तरफ हरियाली कर दिया गया और पैर की तरफ केसरिया को कर दिया गया। अगर ऐसा किया जाता है तो तिरंगे का अपमान माना जाएगा और उसमें जो सजा दिया गया है उस सजा का प्रबंध उसके परिवार को भोगना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोई मर जाता है, कोई देहांत हो जाता है, तो उस पर अगर तिरंगे को लपेटा जाता है तो वो भी एक राज्यद्रोह माना जाएगा, क्योंकि तिरंगे का अपमान होता है। अब कहा जाता है क्या कोई कार्यक्रम, मंच शोभा, बहुत ज़्यादा ये विख्यात होता है कि बहुत सारा जो होता है ना, कोई कार्यक्रम कर रहा है, बहुत से अनटेटल होता है, समझ ही रहे, अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हो, समझ गया कि नहीं?
और उस कार्यक्रम में क्या करेगा कि शोभा के लिए स्टेज को जो है ना तिरंगे से सजा देता है, पीछे जो दीवार रहता है उसको तिरंगे सजा देता है। ये इलीगल है। अगर आप लोगों को नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि आज के बाद अगर कोई ऐसा हरकत करते हैं, अगर पुलिस को सूचना मिलता है तो आपको 3 साल की सजा हो सकता है। और किस तरीके से, किस एक्ट के तहत सजा होगा, तो राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम 1971 के तहत 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। आपका सजा किस रूप में होगा, किस तरीके का आपने कृत्य किया है उस अनुरूप दिया जाएगा। तिरंगा यानी अगर मैला कुचैला हो जाए, फट जाए तो आपको आप फहरा नहीं सकते हैं। यानी कि ये भी नियम है कि आपका अगर तिरंगा फट गया है, मैला है, कुचैला है, तो आप तो उसे पहला शुरू धो नहीं सकते हैं। अब धो नहीं सकते हैं, जब मैला हो गया तो उसे आप फहरा नहीं सकते। ये भी एक कानून के तहत है। अगर आप फहराते हैं तो आपको भी समझा जाएगा देशद्रोह, यानी कि राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम के तहत आपको भी सजा दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आपको अगर आपको झंडा तोलन करना है तो आपको एक खादी का झंडा खरीदना पड़ेगा और उसी को तोलन करना पड़ेगा। जो पुराना आपके पास फटा हुआ है यानी कि गंदा है, उसे आपको एकांत में शांति से सम्मान के साथ उसे आप दफना सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं, या उसमें पत्थर बांध के गंगा में या पवित्र नदी में उसे आप लोग दहा सकते हैं। इस तरीके से ये सभी काम किए जाते हैं ना। और कहा जाता है प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का जो तिरंगा है वो बैन कर दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, बच्चे लोग जो होते हैं ना प्लास्टिक के रखते हैं। प्लास्टिक के रहेगा, 2 रुपया 5 रुपया मिलेगा और ऐसे करके डोलेते चलेगा। ये भी तिरंगे को ऐसे नहीं रख सकते हैं आप लोग, कंधा पे नहीं रख सकते हैं। आपको जब भी रखना है तो इस तरीके से तिरंगे को पकड़ना होगा। और तिरंगे फहराने समय भी एक और भी रूल है कि तिरंगा अगर आप फहरा रहे हैं तो जो श्रोता होता है, सुनने वाले के मुख की ओर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो झंडा है श्रोता की मुख की ओर होना चाहिए। और वक्ता जो है, वक्ता के अगर जो फहरा रहे हैं वक्ता की दाईं ओर होना चाहिए, यानी कि इधर होना चाहिए। जो वक्ता है यानी जो तिरंगा फहराएंगे दाईं ओर होना चाहिए, बाईं ओर नहीं होना चाहिए। ये भी अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। दाईं ओर होना चाहिए। कुछ रूल है, नियम है, कानून है, क्योंकि देश की आन बान शान तिरंगा को ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो तिरंगा होते हैं उसे हमें लाने में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और अंग्रेजों से कई बार जेल जाना पड़ा है, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, गोलियाँ खानी पड़ी है, लोहा लेना पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ पसीना से हुआ है। इसीलिए हम लोग तिरंगे के अपमान को नहीं सह सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। और आगे चलते हैं। और आगे क्या कहता है? कार के बोनट। अब आम आप लोग जानते होंगे कि कार के बोनट होता है, आगे जो होता है इधर भी झंडा लगा लेगा। मोटरसाइकिल के दोनों तरफ झंडा, साइकिल के दोनों तरफ। ये बिल्कुल और बिल्कुल अपमान के नजरिए से आता है और इसमें सख्त मनाही किया गया। राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 के तहत ये मनाहित किया गया है कि आप लोग जो होता है ना कार के बोनट यानी कि मोटरसाइकिल हो जाए, साइकिल पे जो झंडा लगाते हैं वो अपमानजनक बताया गया है। क्योंकि आप लोग कितना के स्पीड में जा रहे हैं और झंडा उसी स्पीड में वो भी ट्रैवल करता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब जो करते हैं वो आप इलीगल या गैर कानूनी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री आता है, कोई विदेश से आता है तो उसके कार के बोनट पे जो होता है क्या होता है? तो झंडा रहता है लगा हुआ, तो वो दाएं तरफ होता है लगा हुआ। और विदेशी होता है तो उसके बाएं तरफ होता है लगा हुआ। तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ अपवाद आता है। क्या कार के आगे बोनट पर तिरंगा लगाया जा सकता है? तो आम लोगों के लिए ये बैन करार दिया गया है। कुछ ही पर्सन के लिए ये लागू किया गया है। उसमें से हमारे देश के राष्ट्रपति आते हैं, उसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, उपराज्यपाल आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष आते हैं। और इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं। जितने भी हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, इन सभी के जो होते हैं गाड़ी होते हैं उसके दाहिने ओर, बाएं ओर नहीं, कभी भी बाएं ओर नहीं झंडा होना चाहिए। अगर होता है तो वो अपमान माना जाएगा और उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ कोर्ट में चली जा सकती हैं और मुकदमा चल सकता है। इसलिए दाएं ओर होना चाहिए और सिर्फ एक फ्लैग होना चाहिए, 2 फ्लैग नहीं। अगर कोई विदेशी आते हैं, राष्ट्रपति उसे रिसीव करते हैं तो राष्ट्रपति के जो दाएं ओर होता है वो इंडियन फ्लैग होगा और उसके बाएं ओर कौन सा फ्लैग होगा? तो उन राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होगा। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री होती है, राज्यपाल होता है, सीएम होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। और बता देते हैं, क्या बताते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सबसे महत्वपूर्ण कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उसके जो भी हो कार हो उसके बोनट पर एक तिरंगा झंडा लगा होता है। वो भी किस साइड होता है? तो वो भी दाएं ओर होता है। और
मुख्य न्यायाधीश के भी दाएं ओर होता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिए हैं, और हाई कोर्ट के भी जितने जज होते हैं उसके भी कार में लगाने के लिए, तिरंगा लगाने के लिए छूट दिया जाता है। और सरकारी जो ऑफिस होता है उसके जो कुछ कर्मचारियां होते हैं जो ए लेवल के, ग्रेड ए लेवल के होते हैं, जो सबसे ऊपर पोस्ट के होते हैं, सचिव होते हैं, इन सभी के भी झंडे में NSA है, हमारे देश के NSA है, उन कुछ के झंडे लगाने की अनुमति दिया गया है। इस प्रकार हमारे देश के झंडा यानी तिरंगा बनाने में, आन बान शान को बनाने में इतने दिन और इतने पसीने लगाने पड़े हैं। किन से नहीं लड़ना पड़ा है, अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे कानून हैं। क्यों कानून बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे जो तिरंगा है वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और इतना आपको इतना इन्फॉर्मेशन इनफ होना चाहिए, इससे ज़्यादा इनफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है नहीं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।